नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सभी प्यारे साथी, आज हम सॉइल साइंस का 8वां क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कल किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाई थी आप लोगों की, तो आज उस क्लास को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और आज का जो टॉपिक है, आप कोई भी एग्ज़ाम देखते हैं, आपको क्वेश्चन भरमार मिलती है यहाँ से। आज का जो हमारा बिंदु रहने वाला है क्लास का, वो सॉइल प्रोफाइल, इंग्लिश में सॉइल प्रोफाइल, हिंदी में मृदा परिच्छेदिका। क्या टॉपिक रहेगा हमारा? मृदा परिच्छेदिका। जैसे अगर हम बात कर लें कि हम लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं, तो उस पर प्रोफाइल बनाते हैं। जब कोई सेटिंग उसमें करते हैं तो प्रोफाइल को एडिट करते हैं। उस प्रोफाइल में होता क्या है? बेसिकली हमारा नाम होता है, हमारा निकनेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, हमारा एड्रेस होता है, और अभी तक हमने जिंदगी में क्या तीर मार दिए हैं वो सब उसमें लिख देते हैं। सोशल मीडिया के प्रोफाइल में लिखते हैं, ऐसा कि नहीं लिखते हैं? अब आपके मन में आएगा, सर हमारा तीर तो निशाने पे ही नहीं लगा, तो आप मत लिखना। ऐसे कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट, फॉर एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप पे भी इवन प्रोफाइल फोटो जिसको बोलते हैं, तो हम बात करते हैं वो हमें उस प्रोफाइल से हमें क्या पता चलता है कि हमारे बारे में विवरण, हमारा एक संक्षिप्त इतिहास, हमारा एक संक्षिप्त परिचय पता चलता है उस प्रोफाइल से। ऐसे ही मिट्टी का भी अपना एक प्रोफाइल होता है, उससे हमको मिट्टी का इतिहास पता चलता है, कितनी पुरानी मिट्टी है, इस मिट्टी में कौन कौन सी सतह पाई जा रही हैं, किसमें क्या पाया जा रहा है, किसका रंग कैसा है, किसकी क्या गुणधर्म है, किसकी क्या विशेषताएं हैं। ये सब हमको कहां से पता चलता है? मृदा परिच्छेदिका यानी कि मृदा प्रोफाइल से। तो आज उसको ही अपने पढ़ेंगे। लास्ट टाइम जो हमने आपको क्वेश्चन दिया था, वो शायद ये प्रश्न हमने दिया था कि मृदा के निर्माण में लगने वाले समय के आधार पे मिट्टी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा हमने बताया था? मृदा निर्माण में लगने वाले समय के आधार पे मृदा निर्माण में लगने वाले समय के आधार पर, लगने वाले समय के आधार पर, समय के आधार पर जो मिट्टी होती है, मृदा निर्माण में लगने वाले समय के आधार पर जो हम मिट्टी को डिवाइड करते हैं या मिट्टी को बांटते हैं, कितने प्रकार से हमने मिट्टी को बांटा था। तो ये लास्ट टाइम हमने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, परंतु हो सकता है आप लोग भूल गए हो होमवर्क करने के लिए और नहीं बता पाए हो, तो हम बताते हैं। जो मिट्टी होती है या मृदा होती है, इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। किसमें? दो भागों में। तो एक होती है कौन सी? यंग सॉयल, नई मिट्टी, यंग सॉयल, नवीन मिट्टी या नवीन मृदा, जिसको क्या कहते हैं? नवीन मृदा। और एक होती है मैच्योर सॉयल, मैच्योर सॉयल, जिसको कहते हैं परिपक्व मृदा, परिपक्व मृदा। क्या बोलते हैं भैया लोगों? परिपक्व मृदा। ठीक है। अब अगर हम बात कहें कि कोई नया लड़का हो और एक बूढ़ा हो, एक मैच्योर हो, तो कार्य करने की क्षमता सबसे ज्यादा किसके अंदर होगी? तो डेफिनेटली आप लोगों का जो उत्तर जाएगा कि सर नए, यंगस्टर। यंगस्टर जो होते हैं कुछ भी कर सकते हैं, पैर को मारते ही जमीन से पानी निकाल सकते हैं। कहावत होता नहीं है कि तुम क्या हो इस जमाने में, हमारा जमाना था हम पैर मार के पानी निकालते थे। बोलते ना कि हमारा जमाना था, अरे पता नहीं कौन सा जमाना था। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि यंग, जो नए लड़के होते हैं, उनमें सामर्थ्य ज्यादा होती है, पावर ज्यादा होती है। कंपैरिजन अगर हम करें, तुलना करें बूढ़े व्यक्तियों से या कुछ वृद्धावस्था की ओर प्रस्थान कर चल रहे हैं इंसान या व्यक्ति, मानव, उसमें कम ताकत होती है। सेम कंडीशन मिट्टी में, हमने जो लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था आपसे, इन दोनों में ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होगी? तो एंगेज की मिट्टी होगी, नई मिट्टी होगी, क्योंकि ये बन रही है। और जब बन रही है तो विभिन्न मिनरल्स इसमें ज्यादा होंगे,
जब मिनरल्स ज्यादा होंगे, नई मिट्टी होगी, नए नए खनिज होंगे, उनकी पावर भी ज्यादा होगी, तो ये अधिक उपजाऊ होती है। क्वेश्चन आ सकता है तो आप लिख लेना, ये अधिक उपजाऊ होती है, मोर फर्टाइल होती है। अधिक उपजाऊ जिसको हम बोलते हैं मोर फर्टाइल, अंग्रेजी में बोलेंगे मोर फर्टाइल। देखिए बहुत ज्यादा तो हम अंग्रेजी आपको नहीं बताने वाले, परंतु उतनी अंग्रेजी बताने वाले हैं जितनी तुम पचा सको और एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन कर सको। बस यही तो है, कौन सा लाड में काले बनना है। दुनिया कुछ भी कहे कि यार एग्रीकल्चर में कंटेंट नहीं, हिंदी मीडियम में मुंह पे तमाचा मारो उसके, कंटेंट नहीं। कौन कहता है कंटेंट नहीं? हम हिंदी मीडियम से सॉइल साइंस पढ़ के आए हैं, तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आए हो, आओ कर लो दो दो क्वेश्चन, पसीना छुड़ा दोगे उसको। बस लैंग्वेज मैटर नहीं करती है ज्ञान में, जज्बा होना चाहिए अपने अंदर। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम तुम्हारे तक बात कह रहे हैं। तो माध्यम भयंकर हुआ कि हमारे दिमाग की उपज भयंकर हुई? आप खुद से सोच के देखो। हिंदी भाषी वाले जो हमारे विद्यार्थी वो अपने आप को कमजोर मान लेते हैं। अरे काहे को कमजोर मानना, जितना तुम्हारे पास उतना हमारे पास। तुम इंग्लिश में पढ़ रहे हो, हम उसी चीज को हिंदी में पढ़ लेंगे। अब आप कहोगे, बच्चा कहेगा हिंदी में कंटेंट कहां से लाओगे, तो बोल देना जब तक नीलेश सर जिंदा है हिंदी मीडियम एग्रीकल्चर डूबने नहीं देंगे। पढ़ा मैं भी इंग्लिश मीडियम से हूं और मुझे आसान लगता है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना, परंतु मैं हिंदी मीडियम में क्यों पढ़ाता हूं? बहुत से लोग तो मुझ पर टैग लगा दिए। बहुत से लोगों का कहना है कि नीलेश सर को इंग्लिश नहीं आती। काफी लोग ऐसा कहते हैं, कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। हमारे यूट्यूब पे इंग्लिश मीडियम में भी क्लासेस पढ़ी हैं और हिंदी में भी पढ़ी हैं, तो जो जो कह रहा है वो कहने दो। परंतु हम हिंदी में क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि सब लोग इंग्लिश मीडियम वाले के ही पीछे पड़े हैं। अरे भाई, जो बच्चा डिग्री कॉलेज से बीएससी किया, जिसने 4 साल पढ़ाई नहीं की, क्या उसका अधिकार नहीं है पढ़ने का? क्या उसको अच्छी नौकरी में जाने का अधिकार नहीं है? है ना अधिकार? अगर उसका अधिकार है तो फिर उसके लिए कोई काम क्यों नहीं कर रहा? जानते हो क्यों नहीं काम कर रहा? इंग्लिश मीडियम के कोर्स महंगे होते हैं, हिंदी मीडियम के कोर्स सस्ते होते हैं, पैसा कमाना भी रहता है। तो अगर आप हित की बात करेंगे तो वहां पर पैसे को साइड में रखना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल। हिंदी में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको हिंदी में पढ़ाया ना जा सके, बशर्ते टाइम देना पड़ेगा उस चीज के लिए, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं परिपक्व मृदा होती है, पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती है, अपक्षयित हो चुकी होती है, विकसित हो चुकी होती है। जो खनिज होते हैं वो बेचारे धीरे 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 बूढ़े होने लगते हैं, तो उसके अंदर की क्षमता कम होने लगती है, तो ये कम उपजाऊ होती है। क्या होती है? कम उपजाऊ होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लेस फर्टाइल। क्या बोलते हैं भैया लोगों? इसको लेस फर्टाइल का नाम देते हैं। तो ये तो अपनी था प्रीवियस क्लास का मैटर कि हमने आपसे पूछा था कि मिट्टी के निर्माण में लगने वाले समय के आधार पर मिट्टी यंग सॉइल और मैच्योर सॉइल थी। इसका अधिक उपजाऊपन किस में होगा? तो यंग सॉइल में होगा, और कम उपजाऊपन होगा मैच्योर सॉइल में होगा। हम कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं मिट्टी की प्रोफाइल। मिट्टी भी अपना बढ़िया बढ़िया डीपी लगाती है, और उस डीपी को हम लोग जानेंगे। और क्या हमारा टॉपिक आएगा? मृदा परिच्छेदिका। हमारा टॉपिक क्या रहेगा? मृदा परिच्छेदिका। एक नए अंदाज में पढ़ेंगे। कल एक बच्चे ने हमारे YouTube पे कमेंट किया था शायद कि सर थोड़ा पिक्चर लगा के पढ़ा दिया करो, ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, बच्चा, आजकल तुम सोशल मीडिया के जमाने में हो, सब क्रोम चलाना जानते हो। मैं अगर फोटो लगा के यहां बनाऊंगा तो मेरा काम कम हो जाएगा, और मैं फोटो दिखा दूंगा और कह देना बच्चा देख लो ऐसा होता है। कुछ मैं डीप नहीं बताऊंगा। मैं चाहता तो गूगल से डाउनलोड करता सॉइल प्रोफाइल, देख बच्चा ये सॉइल प्रोफाइल है, देख लेना, देखो ये होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन, आर होराइजन, खत्म। आपका सब खत्म हो जाता। तो हम यहाँ पर पिक्चर अगर आपको दिखा रहे हैं, तो ऐसा अगर आप सोच रहे हो कि पिक्चर देखकर हमको सब कुछ याद हो जाएगा, तो ये गलत है। पिक्चर देख के तुमको तुरंत याद हो जाएगा, तुरंत आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, बाद में सब सफा हो जाएंगी। तो हम अपने आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमें किसी पागल कुत्ते ने रास्ते में जाते हुए नहीं काटा था कि नीलेश सर मैं तुमको काट लूं,
तुम चित्र नहीं दिखाते हो बच्चों को, ऐसा किसी ने नहीं करा। हम इसलिए चित्र बनाते हैं, जब मैं चित्र बनाता हूं तब तक तुम्हारी नजरें हमारे चित्र के ऊपर टिकी रहती हैं और वो इमेज आपके अंदर छप जाता है जो कभी नहीं मिटने वाला। ठीक है, इस वजह से तो मृदा परिच्छेदिका को हम क्या बोलते हैं? सॉयल प्रोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉयल प्रोफाइल। यहां तक बात समझ में आ गई? तो अब हमारी जो मेन हेडिंग है उसको हम क्या बोलेंगे? सॉयल प्रोफाइल। इसी पर अपनी वार्ता करनी है और आने वाले एक एक प्रश्न को चुन चुन के यहाँ पर गोली से उड़ा देना है। मतलब पेपर में दोबारा वो बुखार बन के ना आए। मृदा प्रोफाइल आपने कितनी भी बार पढ़ी होगी, परंतु मैं गारंटी के साथ कहता हूं आज आप हमारी क्लास पढ़ोगे, दोबारा आप पढ़ा दोगे, किसी को पढ़ा दोगे। कहने का मतलब आप वोकल मुंह से आएगी आपकी सॉइल प्रोफाइल। कोई पूछेगा, अगर आप 10 से क्लास कर लोगे तो आप डेफिनेटली एक मास्टर बन जाओगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। स्टूडेंट के साथ साथ एक मास्टर, क्योंकि मैं हर चीज आपको दे देता हूँ। कहावत है नहीं कि गुरु अपने पास कुछ रखता है, अरे मैं कुछ नहीं रखता, मैं सब दे देता हूँ, जो भी है ले जाओ। ठीक है, अपने ही तो हो सब। चलो आगे बात करते हैं मृदा प्रोफाइल की। तो किताबों वाली जो परिभाषा, जो रटी रटाई परिभाषा, वो हम समझ लेते हैं मृदा प्रोफाइल क्या होती है। तो पहले परिभाषा लिखते हैं। मृदा की वह ऊर्ध्वाधर काट, मृदा की वह ऊर्ध्वाधर काट मृदा की वह ऊर्ध्वाधर काट जिसमें विभिन्न संस्तर दिखाई पड़ते हैं, जिसमें विभिन्न संस्तर दिखाई पड़ते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। अब यहां पर परिच्छेदिका थोड़ा कठिन लग रहा है, तो यहां पर सॉइल प्रोफाइल याद कर लेंगे। मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। ठीक है, अब हमने आपको परिभाषा दे दी। क्या परिभाषा दे दी? कि मिट्टी की वह ऊर्ध्वाधर काट जहां पैतृक पदार्थ विद्यमान हो, जिसमें विभिन्न मिट्टी के संस्तर दिखाई पड़ रहे हो, उसको हम क्या कहेंगे? मृदा परिच्छेदिका कहेंगे। अब जरा देखना, ये कोई मिट्टी की सतह है। क्या है भैया लोगों? ये मिट्टी की सतह है। ये क्या है? मृदा सतह है, सॉयल सरफेस है। और इस सतह पर मान लो आपका भाई कलुआ पतंग उड़ा रहा है। इस सतह पर आपका भाई कलुआ पतंग उड़ा रहा है। मान लो ये यहां पे मैंने कलुआ को सही नहीं बनाया, अब बनाता हूं मैं कलुआ को। ठीक है, ये मान लो कलुआ है, ये खड़ा है यहां पे, मिट्टी की सतह पे खड़ा है। अब हम चाहें तो इस मिट्टी को ऊर्ध्वाधर कैसे काटेंगे? ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे ऐसे काट देंगे, गहराई में मिट्टी को काट देंगे। इस प्रकार हमने मिट्टी को काट दिया। फिर हमने क्या किया? थोड़ा सा इस प्रकार काट दिया। तो अब देखना, ये देखना, मान लो ये इधर मिट्टी है, इधर मिट्टी है, बीच में हमने काट दिया मिट्टी को। मकान की नींव डालते हैं ना, तो मिट्टी खोदते हैं, तो बीच में हमने इस प्रकार से मिट्टी खोद दिया। अब ये कलुआ का गेंद गिर गया, ये मैच खेल रहा था कलुआ यहाँ मिट्टी की सतह पे, और बीच में गड्ढा था। अब कलुआ का गेंद यहाँ आके गिर गया। अब कलुआ क्या करेगा? बहुत सारे बच्चों से कहेगा मेरा हाथ पकड़ो, धीरे धीरे से कलुआ यहाँ उतरता हुआ आएगा और कलुआ यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। ये कलुआ खड़ा हो गया। अब कलुआ एकदम नीचे चला गया जहां तक मिट्टी खुदी हुई थी। अब ये देख रहा है ऊपर, ऐसे करके देख रहा है, ऐसे करके देख रहा है ऊपर, अरे बहुत ऊंचा है, अभी मैं तो बहुत नीचे आ गया। अब ये जब ऊपर देख रहा है तो इसको अलग अलग रंग की परतें दिखाई पड़ रही हैं। क्या पड़ रही हैं? अलग अलग रंग की परतें दिखाई पड़ रही हैं।
और अभी तक ये कलुआ सिर्फ जानता था मिट्टी हल्की भूरे रंग की होती है। अब यहाँ ये देखा तो कहा हल्की पीली रंग, फिर डार्क पीली रंग, फिर भूरी रंग और काली रंग की भी मिट्टी दिख रही, मतलब बहुत सारी परतें हैं। अब ये बाहर जाके बोला कि यार ये खेत तो ऐसा दिख रहा है और हम गड्ढे में गए थे, ऊपर देख रहे थे मिट्टी कटी हुई थी और में बहुत सारे रंग दिख रहे थे। अच्छा, बहुत सारे रंग दिख रहे थे? बाकी लड़के कह रहे बहुत सारे रंग दिख रहे थे। कैसे रंग दिख रहे थे? उसने बोला इतनी मोटी सी मिट्टी थी, उसका रंग बिल्कुल भूरा भूरा दिख रहा था, मतलब स्लेटी रंग जैसा। फिर थोड़ा इतनी मोटी मिट्टी थी, उसका रंग हल्का पीला सा दिख रहा था। फिर और मोटी एक परत थी जिसका रंग डार्क पीला दिख रहा था। फिर एक और परत थी जिसका रंग भूरा दिख रहा था, और एक और परत थी जिसका रंग कैसा दिख रहा था? काला दिख रहा था। तो अब कलुआ ने बताया कि ऐसा कुछ दिख रहा था। कलुआ ने बताया सबसे ऊपर का जो परत था वो हमको काला काला दिख रहा था, उसके नीचे थोड़ा सा था वो हमको भूरा भूरा दिख रहा था, और उसके नीचे था गहरा पीला पीला रंग दिख रहा था नारंगी टाइप में, और उसके नीचे आए तो हमको पीला पीला रंग दिख रहा था, और नीचे आए तो राख के जैसा रंग दिख रहा था। कैसा दिख रहा था? राख के जैसा रंग दिख रहा था, मतलब अलग अलग रंग की परतें हमको दिखाई दे रही थी। तो जो अलग अलग रंग की परतें दिखाई दे रही थी वो ऐसे ऐसे हैं। कैसे हैं? क्षैतिज हैं। तो क्षैतिज परतों को हम क्या कहते हैं? संस्तर कहते हैं। तो जो अलग अलग जो ये परतें हैं इनको हम क्या कहते हैं? होराइजन। क्या बोलते हैं? होराइजन। जिसको आप लोग क्या बोलते हो? संस्तर बोलते हो। अब बात आपको समझ में आ गई संस्तर क्या होगा? जब हम मिट्टी की लंबवत काट काट लेंगे, मिट्टी को गहराई में काट लेंगे, तो उसमें जो क्षैतिज परतें होंगी जो अलग अलग रंग की होंगी वो सब क्या कहलाएंगी? वो सब संस्तर कहलाएंगी। बोलो, याद हुआ कि नहीं याद हुआ? बिल्कुल। अब ये माना जाता है कि अमूमन जब हम मिट्टी की प्रोफाइल निकालते हैं तो कितनी गहराई में मिट्टी हम काटते हैं, तो ये माना जाता है लगभग लगभग 2 मीटर की गहराई पर हम मिट्टी को काट के उसकी प्रोफाइल का पता करते हैं। तो ये जो 2 मीटर की गहराई में हमने इसको काटा, इसको ही बोलते हैं सॉयल प्रोफाइल। क्या बोलते हैं? सॉयल प्रोफाइल। मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका। एक बार और बता दूंगा कि मुझे लग रहा है कि कहीं खिचड़ी ना हो जाए और आपका दिमाग दही ना बन जाए, तो इसलिए देखो, हमने मान लो 2 मीटर गहरी मिट्टी काटी, तो ये ऊर्ध्वाधर जो मिट्टी की काट हो गई, भाई साहब हमने बोल दिया इसको मृदा प्रोफाइल, ये मिट्टी की प्रोफाइल है। ये मिट्टी में अब बताएगा क्या? 3 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी का रंग स्लेटी, 2 सेंटीमीटर, 5, 10, 12 अलग अलग रंग बताएगा। तो जो परतें होंगी वो भैया क्षैतिज होंगी, इस प्रकार से बहाव करेंगी। तो जिन क्षैतिज परतों को हम संस्तर कहते हैं, और ये संस्तर कहाँ उपस्थित होते हैं? तो मिट्टी की प्रोफाइल में होते हैं। अब अंग्रेजी में जैसे लोग बोलते हैं ना कि वर्टिकल सेक्शन, जो वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल होता है उसको प्रोफाइल बोलते हैं, और जो हॉरिजेंटल लेयर होता है उसको होराइजन बोलते हैं। तो अगर चाहना तो अगली स्लाइड में वो भी लिख लेना, या फिर यही लिख लो। अगली स्लाइड की बात क्यों करें, हम यही लिख लेते हैं। तो अंग्रेजी में अगर हम बात करते हैं तो वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल, वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल, वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल। तो वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल क्या होगा? ये भैया होगा सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल। उसके बाद हॉरिजेंटल लेयर क्या होंगे? हॉरिजेंटल लेयर इन सॉइल प्रोफाइल, इन सॉइल प्रोफाइल। तो जो हॉरिजेंटल लेयर होते हैं सॉइल प्रोफाइल में, उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम बोलते हैं होराइजन। क्या बोलते हैं? होराइजन। जो मिट्टी की परिच्छेदिका में, मिट्टी की प्रोफाइल में जो हॉरिजेंटल लेयर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मृदा प्रोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृदा प्रोफाइल बोलते हैं। अब बताओ, यहां से पता चला सब कुछ कि नहीं पता चला? ठीक है। अच्छा, मिट्टी की जो प्रोफाइल होती है, सॉइल की जो प्रोफाइल होती है, उससे हमें क्या पता चलता है? तो सॉइल की जो प्रोफाइल होती है इससे हमको मिट्टी का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ सॉइल, हिस्ट्री ऑफ सॉइल,
मिट्टी का इतिहास। क्या पता चलता है? मिट्टी का इतिहास। जैसे तुम्हारी फेसबुक प्रोफाइल पे जाके सब कोई चेक कर लेता है कि तुम सिंगल हो कि डबल हो या क्या कर रहे हो। हम लोग अपनी जिंदगी में जो कुछ तीर मारते हैं, कोई सरकारी नौकरी, कोई प्राइवेट नौकरी, कोई बिजनेस, सब झोंक देते हैं। झोंक देते हैं कि नहीं झोंक देते फेसबुक पर, कि सामने वाला देखे कि सामने वाला कुछ कर रहा है। परंतु जो डिसेंट पर्सन होते हैं वो फेसबुक प्रोफाइल इन सब पे बहुत ज्यादा चीजें नहीं डालते। ठीक है, वो भी वहां भी प्राइवेसी रखते हैं। तो मृदा परिच्छेदिका का मेन उद्देश्य है मिट्टी का इतिहास बताना। क्या बताना? मिट्टी का इतिहास बताना। आ गई बात समझ में? सिंगल स्लाइड है परंतु बहुत कुछ समझने को यहां से मिला होगा आपको। अब हम इसका चित्र बना के विभिन्न संस्तर के बारे में आपको अवगत कराऊंगा। उससे पहले आप इसको फटाफट से नोट कर लो। आप लोगों को पीडीएफ तो मैं देता रहता हूं, परंतु फिर भी आप लोग कुछ नोट्स बनाया करो, क्योंकि वैल्यू पता चलेगी खुद के नोट्स की। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं देता हूं आपको। आपके पापा बड़ी नौकरी कर रहे हैं, बहुत पैसा है, आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी, आपने मम्मी से कहा मम्मी मुझे इतना पैसा चाहिए, नहीं दोगी तो कुआं है घर के सामने, मैं कूद जाऊंगा। मम्मी डर गई, अकेला बेटा भैया, दे दी पैसा। अब तुम जाके उड़ा दिए। उस पैसे की अहमियत तुमको नहीं पता चलेगी, क्योंकि वो पैसा किसका है? पापा का है। तो इस नोट्स की तुमको अहमियत नहीं पता चलेगी, क्योंकि ये किसका है? नीलेश सर का है। खुद जब कमाओगे तो खत्म करने से पहले सोचोगे कि यार इतना एक महीने में तो हमने कमाया था, इतने 2 घंटे में हम खत्म कर दे जा रहे हैं। तो आप जब खुद का नोट्स बनाओगे तो सोचोगे कि सर मैंने इतनी मेहनत से इसको बनाया है, तो इतनी जल्दी हम इसको नहीं बेकार होने देंगे। आप पढ़ोगे इसको ईमानदारी के साथ। ठीक है, चलो आगे अब हम वार्ता करते हैं, मिट्टी की प्रोफाइल की संरचना पर बात करते हैं। तो जैसे हम मिट्टी की प्रोफाइल की अगर हम संरचना की बात करें तो इस प्रकार से हम बात कर लेंगे, ये इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हम इस प्रकार से मिट्टी का प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं एक। ये अब देखने में आपको हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा लगे, परंतु बहुत अच्छा आपको यहां से जानने को मिलेगा। चलो अब हम क्या देखते हैं साहब? हम देखते हैं कि यहां पर ये जो सतह है, यहां पर आपके बहुत सारे क्या होंगे? जीव जंतु होंगे। मान लो ये जीव जंतु हैं कोई, ये जीव जंतु हैं कोई, ये पेड़ पौधे हैं कोई, ये पेड़ पौधे हैं कोई, हैं कि नहीं? ये जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं। ये भैया मरेंगे, सड़ेंगे, गलेंगे, तो ये अपशिष्ट त्यागेंगे। क्या त्यागेंगे? अवशिष्ट त्यागेंगे। और वो अवशिष्ट किस रंग का होगा? तो काले रंग का होगा। किस रंग का होगा? काले रंग का होगा। दिख रहा है काला रंग? हाँ, तो ये जो अवशिष्ट आ रहा है ये कौन से रंग का है? ये काले रंग का है भैया, काले रंग का। तो ध्यान देना, अभी कलुआ की बात चल रही थी और काला रंग आ गया। तो ये जो पेड़ पौधे सड़ रहे हैं, इनसे जो अपशिष्ट मिल रहा है वो किस रंग का मिल रहा है? वो काले रंग का मिल रहा है। किस रंग का मिल रहा है? ये लेयर है, एक लेयर इसको हम दे देते हैं। ये काले रंग का पदार्थ जो भरा है, ये पेड़ पौधा और पशु पक्षी के अपशिष्ट से तैयार हुआ ये पदार्थ होता है। और ये मोस्टली हमको कहाँ दिखता है? ये फॉरेस्ट एरिया में भी हमको दिखता है। कहाँ दिखता है? ये फॉरेस्ट एरिया में दिखता है, जंगली क्षेत्र में। तो अगर हम लिखना चाहें तो ये मोस्टली कहाँ दिखता है? फॉरेस्ट एरिया में हमको देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? फॉरेस्ट एरिया में। और इस होराइजन को हम बोलते हैं ओ संस्तर। क्या बोलते हैं? ओ संस्तर बोलते हैं, या इसको कार्बनिक संस्तर भी बोलते हैं। ओ संस्तर या कार्बनिक संस्तर भी बोलते हैं।
अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया टॉप मोस्ट होराइजन इन फॉरेस्ट एरिया, तो आप रटा रटाया ए होराइजन याद कर लेते हो और तुक्का झेल के चले आते हो, साहब ओ होराइजन मार दिया, ओहो मजा आ गया, सही हो गया, सही हो गया, बाहर आते हो गलत हो गया। होता है कि नहीं होता है? तो ओ होराइजन क्या होता है? टॉप मोस्ट होराइजन इन फॉरेस्ट एरिया। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो टॉप मोस्ट होराइजन इन फॉरेस्ट एरिया, इसके ऊपर लिख देते हैं टॉप मोस्ट होराइजन इन फॉरेस्ट एरिया। अब जब क्वेश्चन आएगा भाई साहब कि टॉप मोस्ट होराइजन इन फॉरेस्ट एरिया, तो ओ होराइजन होगा, कहां पाया जाएगा? फॉरेस्ट एरिया में। रंग कैसा होता है? काला। क्यों? क्योंकि जीव जंतु अपशिष्ट पृथ्वी की सतह पे रहते हैं, इनका अपशिष्ट होता है, सड़ता है, गलता है, तब ये काले रंग का हो जाता है। ओ होराइजन या कार्बनिक संस्तर भी दो प्रकार का होता है, एक होता है साहब O1 और एक होता है साहब O2। अब ये कौन सी बला आ गई, इसको भी हमको देखना पड़ेगा। क्या? बिल्कुल देखना पड़ेगा साहब। ओ होराइजन O1 क्या होता है साहब? O1 का मतलब ऐसा पदार्थ जिसको हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, मतलब बिना सड़ा कार्बनिक पदार्थ। लिख दो फिर, बिना सड़ा कार्बनिक पदार्थ, बिना सड़ा कार्बनिक पदार्थ। ठीक है भैया? हाँ, ये आपको समझ में आ गया कि हमने क्या बताया? बिना सड़ा कार्बनिक पदार्थ के बारे में हमने आपको बता डाला। ठीक है, अब आप इस बात से भली भांति परिचित हो गए। अब दूसरा वाला जो भाई बचा O2, ये क्या होगा? इसको नंगी आंखों से हम देख नहीं पाएंगे, एकदम मिट्टी में गला हुआ होगा, पता नहीं चलेगा, एकदम फुल डिकम्पोज होगा, मतलब सड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ। क्या होगा भैया? सड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ। अब जब कोई चीज पूर्ण रूप से सड़ जाती है, उसको हम नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? सड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ। देखो, सॉइल साइंस की क्लास में आप लोग जल्दबाजी की कोशिश मत करना, 15 नंबर का मैटर है, लुढ़क जाओगे। यही सब्जेक्ट है जो आपको AGTA में सिलेक्शन दिलाएगा, ये TGT में सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट हिंदी माध्यम में आपको मिलेगा भी नहीं कहीं। आप ये भी ध्यान रखना, इसको हिंदी, शुद्ध हिंदी में आपको कहीं नहीं मिलेगा। गूगल ट्रांसलेट हिंदी मिल जाएगा, परंतु शुद्ध हिंदी आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो हमने ओ होराइजन से निपट लिया। अब दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ओ होराइजन से आपका गलत नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है साहब? होता यही जो अभी हम बताने जा रहे हैं आपको। क्या होगा? ये दूसरी परत है। अब जो ऑर्गेनिक मैटर है, मिट्टी में सड़ा गला सब कुछ हुआ, अब क्या होता है साहब? अब बारिश भी तो होगी। अब बारिश जब होगी तो इस प्रकार से बूंदे पड़ेंगी, पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी? बारिश होगी तो इस प्रकार से बूंदे पड़ेंगी। अब जब बूंदे पड़ेंगी बारिश के साथ, ये घुला हुआ कार्बनिक पदार्थ नीचे बह के आएगा कि नहीं आएगा? ये जो कार्बनिक पदार्थ है साहब, ये नीचे बह के आएगा। क्या होगा? ये कार्बनिक पदार्थ नीचे बह के आएगा। ये आएगा कार्बनिक पदार्थ नीचे बहता हुआ, नीचे बहता हुआ कार्बनिक पदार्थ आएगा घुल के, नीचे बहता हुआ आएगा। जहां पर ज्यादा कार्बनिक बहता हुआ दिखेगा, जहां पे सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ बहता हुआ नजर आएगा, जहां पे सबसे ज्यादा, तो उसको बोल देते हैं A2। क्या बोल देते हैं? A2। समझ में आ गया? इस लेयर को हम बोल देते हैं A2, और इसके ठीक ऊपर वाली लेयर को बोल देते हैं A1। इसके ठीक ऊपर वाली लेयर को बोल देते हैं A1, और इसके ठीक नीचे वाली लेयर को बोल देते हैं A3। अब देखना जरा, A1 जो होता है वो ट्रांजिशनल लेयर होता है या इंटरमीडिएट लेयर होता है। किसका? O होराइजन और A होराइजन के बीच का लेयर होता है A1।
तो ये लिखवाने की बात नहीं, बस समझाने की बात है। अगर कहना तो मैं लिखवा भी दूंगा आगे। A2 को क्या होता है, जहां पर सबसे ज्यादा लीचिंग होता है उसको हम A2 कहते हैं, और इसी को ई होराइजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ई होराइजन कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी इसके बारे में अपने को जानना। तो यहां हम लोग लिखेंगे O संस्तर, यहां लिखेंगे A संस्तर। क्या लिखेंगे, A संस्तर लिखेंगे, और A संस्तर से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं वो यहीं पे लिख लेंगे। जैसे इसको सरफेस होराइजन बोलते हैं, सरफेस होराइजन बोलते हैं, कहने का मतलब सतही संस्तर बोलते हैं। आप लिख सकते हो हिंदी में सतही संस्तर, सतही संस्तर इसको बोलते हैं। और इसको मिनरल होराइजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनरल होराइजन बोलते हैं, मतलब खनिज संस्तर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं साहब, इसको खनिज संस्तर बोलते हैं। और इसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो हमने देखा सरफेस होराइजन, मिनरल होराइजन, यानी कि खनिज संस्तर के नाम से हम इसको जानते हैं। और टॉप मोस्ट होराइजन इन कल्टीवेटेड सॉयल, ये भी लिखेंगे, टॉप मोस्ट होराइजन इन कल्टीवेटेड सॉयल या इन कल्टीवेटेड लैंड। जो कल्टीवेटेड लैंड है उसमें मोस्टली टॉप मोस्ट होराइजन ये होराइजन ही कहलाता है। अब ए होराइजन में जो A2 होराइजन होता है साहब, इसी को जो ए होराइजन में A2 होता है, इसी ए होराइजन के अंदर एक A2 होता है जिसी को ई होराइजन कहते हैं। इसका मतलब होता है इल्यूविएशन। क्या होता है, इल्यूविएशन, इल्यूविएशन। इल्यूविएशन का मतलब होता है अधिकतम निक्षालन, मैक्सिमम लीचिंग। क्या होगा, मैक्सिमम लीचिंग, मैक्सिमम लीचिंग कहने का मतलब अधिकतम निक्षालन। इसकी हिंदी होगी अधिकतम निक्षालन, निक्षालन। यहां से ज्यादा घुलनशील लवण और खनिज पदार्थ बहेंगे, इसलिए इसको बासिंग आउट भी कहते हैं, इल्यूविएशन भी कहते हैं। मैक्सिमम लीचिंग होता है बासिंग आउट, क्योंकि यहां से ज्यादातर खनिज लवण घुल के चले जाते हैं, तो इसको वॉशिंग आउट भी कहते हैं। अब ए होराइजन से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, टॉप मोस्ट होराइजन इन कल्टीवेटेड सॉइल, और ब्राउन कलर का होता है, भूरे रंग का होता है, इसमें निछालन ज्यादा होता है। जो घुलनशील मिनरल साल्ट होते हैं उनका लीचिंग ज्यादा होता है। तो जब लीचिंग ज्यादा होता है, घुल के नीचे आते हैं, तो उस जहां पे सबसे ज्यादा लीचिंग होगा उसको A2 बोलेंगे, इसी को ई होराइजन बोलेंगे, जिसका मतलब इल्यूविएशन होता है। इसके ठीक ऊपर वाले को A1 बोलेंगे। A1 होता है O होराइजन और A होराइजन के बीच का ट्रांजिशन लेयर। और उसके ठीक नीचे A3 होता है। जो A3 होता है वो V होराइजन और A होराइजन के बीच का लेयर होता है। अब हम बात करेंगे, ए होराइजन को सरफेस होराइजन भी कहते हैं, क्योंकि सतह पे पाया जाता है। 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई तक ए होराइजन देखने को मिलता है। टॉप सॉइल ए होराइजन में ही देखने को मिलेगा। मिनरल होराइजन कहते हैं, इसमें सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। टॉप मोस्ट होराइजन इन कल्टीवेटेड लैंड, मतलब खेती योग्य भूमि का सबसे ऊपरी संस्तर माना जाता है। और इसी को, इसका जो भाग है A2, डिवाइड करेंगे A1 A2 A3। A2 मतलब वही जो इल्यूविएशन, मतलब जहां सबसे ज्यादा लीचिंग हो रही है, मैक्सिमम निछालन हो रहा है, और वाशिंग आउट इसको नाम देते हैं। फिर उसके बाद आता है साहब वी होराइजन की कहानी। किसकी कहानी आती है साहब, वी होराइजन की कहानी आती। और जो वी होराइजन होता है साहब, ये जो निछालन होके आ रहा था, ये जो निछालन होके आ रहा था, ये जो पदार्थ ए होराइजन से जो निछालन होके आ रहा था, वो यहां पर इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। जहां पे सबसे ज्यादा इकट्ठा होता है, जहां पे निछालित पदार्थ सबसे ज्यादा इकट्ठा होता है, उस घटना को हम क्या कहते हैं, ये जरा ध्यान देना है अपने को।
तो पहले तो इसको हम नाम देंगे विसंस्तर। क्या नाम देंगे? इसको विसंस्तर नाम देंगे। विसंस्तर, ठीक है। अब हम इसको नाम दे दिए विसंस्तर, इससे क्या जुड़े प्रश्न पेपर में आएंगे वो अभी हम लिखेंगे। उससे पहले हम कुछ यहाँ पर वार्ता करेंगे। जो ये सबसे ज्यादा पदार्थ आया इसको हम बोल दिए इल्लुविएशन। इल्लुविएशन, ठीक है। तो हमने क्या दे दिया इसका नाम? इल्लुविएशन दे दिया इसका नाम। हमने इसका नाम दे दिया इल्लुविएशन, मतलब यहां पर एन बना दिया। जहां पे सबसे ज्यादा खनिज इकट्ठा हो रहे हैं इसको इल्लुविएशन नाम दे दिए। इसका कहने का मतलब है इसको हम V2 नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए? V2। और इसके ऊपर वाली लेयर को हम V1 कह दिए और इसके ठीक नीचे वाली लेयर को हम V3 कह दिए। मतलब ज्यादा जहां पे वो होगा इसको हम बोल देते हैं इल्लुविएशन। क्या बोल देते हैं? इल्लुविएशन। अब याद रखना अंग्रेजी में ई पहले आती है तो इल्लुविएशन ई वाली पहले आ गई, आई वाली बाद में आ जाएगी। जहां पे साहब इल्लुविएशन होता है मतलब यहां पर मैक्सिमम एक्यूमुलेशन होगा। यहां पे क्या होगा? मैक्सिमम एक्यूमुलेशन। मैक्सिमम एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब अधिकतम निक्षेपण। यहां पर सबसे ज्यादा चीजें जमा होंगी तो क्या होंगी? अधिकतम निक्षेपण। तो अभी तक हमने देखा कि जहां सबसे ज्यादा निक्षालन हो रहा था उसको A2 बोल रहे थे, और जो निच्छालित होकर जो खनिज लवण आ रहे थे, घुलनशील मिनरल्स आ रहे थे, वो जहां पे ज्यादा इकट्ठा हो गए, एकदम जमा से हो गए, उसको हम क्या बोलने लगे? इल्लुविएशन, यानी कि मैक्सिमम एक्यूमुलेशन, अधिकतम निक्षेपण बोलते हैं। इसीलिए इसका एक और नाम होता है, इसको एक और नाम से जानते हैं। यहां पर क्या होगा? बासिंग इन। इसको क्या बोलेंगे? बासिंग इन। तो अगर कोई कहे कि बासिंग इन किस किस होराइजन को कहते हैं तो बी होराइजन को कहते हैं। किसको कहते हैं? बी होराइजन। और बी में भी अगर कोई डीप पूछ ले तो B2 को बोलते हैं। B2 को क्यों बोलते हैं सर? B2 को इल्लुविएशन भी कहते हैं। इल्लुविएशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ए होराइजन से जो मिनरल सॉल्ट जो डिजोल्व होकर नीचे आए, जो निछालित होकर नीचे आए, वो यहाँ पे जमा हो गए। जहां पे ज्यादा जमा होते हैं उसको B2 बोलते हैं, उसके ठीक ऊपर वाले को B1, उसके ठीक नीचे वाले को B3। V3 क्या करता है साहब? V3 एक ट्रांजिशन लेयर है जो बी होराइजन और सी होराइजन को बांटता है। साहब B1 क्या हो गया? B1 ए होराइजन और बी होराइजन को बांटता है। साहब A3 क्या हो गया? तो ए होराइजन और बी होराइजन को बांटता है। बांटता है कि नहीं बांटता? चलिए आगे हमने बी होराइजन तक बात कर ली। अब बी होराइजन में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? इसको बोलते हैं सब सरफेस होराइजन। क्या बोलते हैं? सब सरफेस होराइजन बोलते हैं इसको। अब सरफेस को हम बोलते हैं सतही, तो इसको बोलेंगे अधोसतही संस्तर। क्या बोलेंगे साहब? अधोसतही संस्तर। अधो सतही संस्तर बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? दूसरा, यहां से सबसे ज्यादा कौन सा क्वेश्चन आएगा? इल्लुविएशन वाला आएगा। तो यहां पर भी इसको लिख लेते हैं, इसको इल्लुविएशन बोलते हैं। इल्लुविएशन बोलते हैं। और इल्लुविएशन में क्या होता है? मैक्सिमम एक्यूमुलेशन और पासिंग इन। ठीक है, इन दोनों नामों से हम इसको जानते हैं, बी होराइजन को। जानते हैं कि नहीं जानते हैं बी होराइजन को? ठीक है। उसके बाद अगला होराइजन कौन सा साहब आता है? तो अगला होराइजन आता है आपका सी होराइजन। क्या होता है? सी होराइजन, जो पार्शियली वेदर्ड रॉक्स होते हैं, जिनको पेरेंट मटेरियल बोलते हैं, पैतृक पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैतृक पदार्थ। ये कौन से रंग के होते हैं? ये हल्के से मतलब स्लेटी रंग के होते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसको सफेद रंग में ही डिनोट कर देंगे हम इस प्रकार से। ये हल्के से स्लेटी या ब्राउनिश कलर के, हल्के पीले कलर के दिखाई देते हैं। तो हल्का सा पीला कलर होता है
इनको हम सी संस्तर का नाम देते हैं साहब। किसका नाम देते हैं? सी संस्तर का नाम देते हैं इसको, सी संस्तर। ये क्या होते हैं? ये अध टूटे हुए खनिज होते हैं जिनको हम पैतृक पदार्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैतृक पदार्थ। असंगठित पैतृक पदार्थ होता है ये। और लास्ट में जो बचता है भाई साहब वो होता है और होराइजन। और होराइजन, ये वाला जो बचता है मामला, ये होता है और होराइजन का। जो बेड रॉक्स वगैरह इसमें आती हैं, ये रॉक्स वगैरह जो आते हैं इसमें, ये इस प्रकार से रॉक्स वगैरह देखने को मिलते हैं हमें। ये चट्टाने होती हैं साहब, चट्टाने, जिसको हम आर संस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर संस्तर कहते हैं। इसमें क्या होता है? मूल चट्टाने, मूल चट्टाने, बेड रॉक, मूल चट्टाने, इसको बोलते हैं बेड रॉक। अंग्रेजी में बोलते हैं बेड रॉक, बेड रॉक्स। और इसको बोलते हैं पेरेंट मटेरियल। क्या बोलते हैं? पेरेंट मटेरियल। अभी बहुत कुछ इसमें बाकी है बताना। ये तो हमने अभी तक बताया आपको कि जो टॉप मोस्ट जो हम होराइजन्स पढ़ते हैं उसको हमने बता दिया, एक एक चीजों को हमने आपके सामने उजागर करके रख दिया। आपको कैसा लग रहा है सारी चीजें? अब आप देख के बता सकते हो कि सर सॉइल प्रोफाइल का तो आपने पोस्टमार्टम कर दिया बिल्कुल। कैसे? ऊपर जीव जंतु पेड़ पौधे ये रह रहे हैं, कभी मरेंगे, इनका मांस हड्डी सड़ेंगी, कार्बनिक पदार्थ बनाएंगी जो काले रंग का होगा, जो जंगली एरिया में ज्यादा देखने को मिलेगा, कल्टीवेटेड लैंड में ये एब्सेंट होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कल्टीवेटेड लैंड में कौन सा एब्सेंट होता है, तो ओ होराइजन देखने को नहीं मिलेगा। अब इसको ओ होराइजन साहब कह देते हैं, ओ संस्तर कह देते हैं। बाद में ये दो भागों में बट जाता है। क्यों? इसमें कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होता है साहब, इसलिए इसको कार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं। और ये दो भागों में बटता है, एक O1 एक O2। अब ये कहते हैं हमारे पास संपत्ति ज्यादा हो गई, अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए, तो ये ओ होराइजन बंटवारा करता है। कहता है हमको कंपनी कंपनी दे दो, तुम नौकरी ले जाओ। तो ओ होराइजन होता है। O1 जो होता है वो कहता है मुझे बिना सड़ा वाला खाना दे दो, मैं देर तक खाऊंगा। और ये कहता है मुझे सड़ा हुआ खाना दे दो। तो O1 को बोलेंगे बिना सड़ा कार्बनिक पदार्थ, और O2 को बोलेंगे पूर्ण रूप से सड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ। ओ का काम खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया? बिल्कुल। टॉप मोस्ट होराइजन इन फॉरेस्ट एरिया ओ होराइजन। ए होराइजन की बात करते हैं। ए होराइजन में खनिज लवणों का, खनिजों का, पोषक तत्वों का बड़ा निछालन होता है। निछालन का मतलब ऊपर से जल के साथ खनिज लवणों का घुलकर नीचे की ओर आना, ये निछालन होता है। ए होराइजन में सबसे ज्यादा निछालन होता है। और जहां पे जिस स्थान पे सबसे ज्यादा निछालन होगा उसको साहब A2 बोल देंगे, और उसके ऊपर वाले को A1 और उसके नीचे वाले को A3 बोलेंगे। जो A1 A3 हैं ये ट्रांजिशन होराइजन है। कौन से हैं? ट्रांजिशनल होराइजन हैं, जो एक होराइजन से दूसरे होराइजन के बीच का गैप भरते हैं। ठीक है। अब हमने देखा कि A2 को इल्यूविएशन बोलते हैं, E4 इल्यूविएशन। इल्यूविएशन का मतलब होता है ज्यादा लीचिंग, मैक्सिमम लीचिंग। और जब मैक्सिमम लीचिंग होगी सब घुल के बह जाएगा, मतलब पासिंग आउट हो जाएगा। अब ये ऊपर होता है होराइजन, जो कल्टीवेटेड सॉइल होती है टॉप पे होता है, इसलिए इसको सरफेस होराइजन कहते हैं। मिनरल्स ज्यादा होते हैं क्योंकि यहां से घुल के सीधा सबसे पहले यही आते हैं। मिनरल्स तो सबसे ज्यादा मिनरल्स होते हैं, इसलिए इसको खनिज संस्तर बोलते हैं। और इसको टॉप मोस्ट होराइजन इन कल्टीवेटेड सॉइल बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। ए होराइजन का हमने किस्सा देख लिया। अब उसके बाद बी होराइजन। बी होराइजन से जो ए होराइजन से घुल के चीजें आ रही थी वो बी होराइजन में जमा हो रही थी। जहां पे सबसे ज्यादा जमा हो रही थी उसको B2 या इल्यूविएशन, I फॉर इल्यूविएशन कहते हैं। इसके ऊपर वाले को B1, इसके नीचे वाले को B3। और इल्यूविएशन जहां होगा जहां पर सबसे ज्यादा इकट्ठा होगा क्या, घुलनशील लवण, खनिज वगैरह, उसको बासिंग इन बोलेंगे। जो धुआ हुआ पदार्थ होता है वो ज्यादा अंदर आ जाता है। वी होराइजन को सब सरफेस होराइजन और इल्यूविएशन बोलते हैं। उसके बाद सी होराइजन, जहां पैतृक पदार्थ विद्यमान होते हैं, चट्टाने अधूरी टूटी हुई होती हैं, वेदर्ड रॉक्स होते हैं, पार्शली वेदर्ड रॉक्स, इसको सी होराइजन बोलते हैं, जो पैतृक पदार्थ होता है। नीचे कठोर चट्टाने, मूल चट्टाने होती हैं, जिसको आर बोलते हैं, जिसको हम बेड रॉक्स बोलते हैं। अब आप बताओ ये समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ेंगे और कुछ वार्तालाप कर लेंगे इससे जुड़ा हुआ।
आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप अपने पास इसको लिखा हुआ रख सकते हैं। ये सॉइल प्रोफाइल जैसा हमने आपको बताया ये बहुत ही आपके काम का है, हर चीज आपको यहां से पूछी जाएगी। चलिए आगे हम बात करते हैं। क्या बात करते हैं? सबसे पहले हम बात कर रहे थे कुछ पॉइंट्स पर। तो वो पॉइंट्स क्या हैं? जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा जो सॉयल है, ये क्या है? ये लैटिन वर्ड है। क्या है? ये लैटिन वर्ड है। और वो लैटिन वर्ड कौन सा था? वो था सोलम। कौन सा था? सोलम, जिसका अर्थ क्या था? फ्लोर, मतलब फर्श। क्या था? फर्श था। अब ये जो सोलम होता है साहब, ये ए और बी होराइजन को मिलकर बनता है। किससे बनता है? ए और बी जब संस्तर मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? सोलम बनाते हैं। इस घटना को आप ऐसे ही रट लेना। अब आप कहोगे सर जब से हम पैदा हुए तब से तो ये पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, आप फिर भी समय खाली खराब कर रहे हो। मेरा कहने का उद्देश्य ये नहीं था, हमारे कहने का आशय ये नहीं था कि हम आपको सोलम बताएं। अब आगे की वार्ता शुरू करते हैं। जैसे मैं मानता हूं कि ए बी संस्तर की हमने बात कर ली, ये हमने टुकड़ा इस प्रकार से ले लिया और एक टुकड़े को हमने नाम दे दिया ए और एक टुकड़े को हमने नाम दे दिया बी और इस संपूर्ण टुकड़े को नाम दे दिया हमने सोलम। अब ए और बी ये पूर्ण रूप से क्या होते हैं? ये पूर्ण रूप से अपचयित होते हैं या ये डिकम्पोज्ड होते हैं, वेदर्ड होते हैं, पूर्ण रूप से अपचयित होते हैं। कैसा होता है? पूर्ण रूप से अपचयित होते हैं ए और वी होराइजन। नई चीज बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ए होराइजन और बी होराइजन पूर्ण रूप से अपचयित होते हैं। उसके बाद ये कुछ भाग जो होता है ये अपचयित नहीं होता है, ये बिना वेदर्ड, विदाउट वेदर्ड कठोर भाग रह जाता है। उसके बाद यहां पर शुरू होता है ये सी होराइजन। उसके बाद ये शुरू होता है सी और आर होराइजन। ये सी होता है और ये आर होता है। परंतु ये जो था सोलम था वो यहीं तक था। ये जो सोलम था ये यहीं तक था। तो सोलम की कहानी यहीं तक है, ध्यान देना। ठीक है, सोलम की कहानी यहीं तक है। तो दो तक है, उसके नीचे सोलम नहीं है। परंतु जो ए और बी होराइजन के बीच में, ध्यान देना, ये अधसड़ा या विदाउट वेदर्ड लेयर, बिना अपक्षयित परत, बिना अपक्षयित परत, इसको साहब क्या कहेंगे? बताना कमेंट में, इसको क्या कहेंगे? जो ए और बी होराइजन के नीचे बिना अपक्षयित परत होती है, फटाफट से कमेंट में बताओ इसको क्या कहेंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। देखते हैं कितना बच्चे इसका सही जवाब देते हैं फटाफट से। ठीक है, आगे मैं इसका जवाब पेंडिंग में रखना। अब हम बात करते हैं, सोलम हमने बात कर ली साहब, एक परत और नीचे आ जाओ। किस पे आ जाओ? ए आ जाओ, बी आ जाओ, सी आ जाओ। इन तीनों संस्तर से जिसका निर्माण होता है साहब उसको क्या कहते हैं? उसको रिगोलित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको रिगोलित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिगोलित। अब रिगोलित क्या होता है? अपक्षय का मुख्य उत्पाद होता है, यही पैतृक पदार्थ होता है, इसी से मिट्टी बनती है। तो रिगोलित साहब पूछा जाएगा तो आपका ये हो जाएगा। अब साहब थोड़ी देर बाद कोई बात आएगी, सर रिगोसॉल क्या होता है? सर रिगोसॉल क्या होता है? रिगोलित तो आपने सर हमको समझा दिया, सर रिगोसॉल भी बता दो। रिगोसॉल क्या होता है? तो रिगोसॉल होता है आपका अविकसित संस्तरों को रिगोसॉल कहते हैं। अविकसित, ए मैच्योर होराइजन्स इज आल्सो कॉल्ड रिगोसॉल। तो अविकसित संस्तर
अविकसित मृदा संस्तर रिगोसॉल कहलाता है। रिगोसॉल कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इसकी बात कर लें, तो भूल ही गए थे अपने। ए और बी होराइजन के बाद जो बीच की पट्टी होती है जिसको बिना अपक्षयित परत बोलते हैं साहब, क्या बोलते हैं? बिना अपक्षयित परत बोलते हैं, इसको सैप्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैप्रोलाइट। ध्यान देना, इसको क्या बोलते हैं? सैप्रोलाइट बोलते हैं। इस बात को आप लिख लीजिए, क्या बोलते हैं? सैप्रोलाइट बोलते हैं। फटाफट से लिख लो। अब उसके बाद हम कुछ चीजें और आपके बीच डिस्कशन करेंगे सॉइल प्रोफाइल से लेकर, उसके बाद हम आगे की कहानी अगली क्लास में बताएंगे। ये था प्रोफाइल का मामला और इसको हमने बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया, और कभी भविष्य में आ जाए तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, यही हमारी उम्मीद रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे क्या देखते हैं। एक बात करते हैं, एक होता है मोनोलिथ। क्या होता है साहब? एक होता है मोनोलिथ। क्या होता है मोनोलिथ? मोनोलिथ क्या होता है? मानव द्वारा मृदा प्रोफाइल की काट को निकालकर किसी लकड़ी या शीशे में रखकर उसको एक प्रैक्टिकल के रूप में प्रयोग करें, उसको मोनोलिथ कहते हैं। तो हम बात करते हैं मूल मृदा से, मूल मृदा से मृदा परिच्छेदिका, मूल मृदा से मृदा परिच्छेदिका को काटकर किसी प्रयोगशाला में रखना, या किसी प्रयोगशाला में रखकर प्रयोगात्मक कार्य करना, प्रयोगात्मक कार्य करना। कहने का मतलब, मृदा से मृदा परिच्छेदिका को काटकर किसी प्रयोगशाला में रखकर प्रयोगात्मक कार्य करना। ठीक है, मोनोलिथ क्या होगी? मूल मिट्टी से मृदा परिच्छेदिका को अलग करके प्रयोगशाला में जो रखी जाती है, प्रयोगशाला में जो रखी जाती है, या इसको यहां से परिभाषा हम थोड़ी चेंज कर सकते हैं। क्या परिभाषा लिख सकते हैं कि मृदा, मूल मृदा से मृदा परिच्छेदिका को काटकर किसी प्रयोगशाला में जो कि किसी बॉक्स में रखी जाती है, उसे मोनोलिथ कहते हैं। उसे मोनोलिथ कहते हैं। उसे मोनोलिथ कहते हैं। उसे मोनोलिथ कहते हैं। आई बात समझ में? तो मोनोलिथ क्या होगा साहब, कभी अगर पूछा जाए तो मूल मिट्टी से एक मिट्टी की प्रोफाइल काट लेना और प्रयोगशाला में जाके रख देना, जिसको बच्चों में दिखाना। जैसे यूनिवर्सिटी होती है, उसमें एक प्रोफाइल मिट्टी से काट लिए और वहां से उठा के किसी प्रयोगशाला में किसी लकड़ी के बॉक्स में रख देना और उसको बच्चों को दिखाना, देखो ये है वो है। तो वो क्या होता है? सॉइल प्रोफाइल होती है। अब मृदा परिच्छेदिका से थोड़ा एक दो पॉइंट्स और चर्चा कर लेते हैं। तो जो मृदा परिच्छेदिका होती है,
जो मृदा परिच्छेदिका होती है इसकी लिमिट्स होती हैं, जैसे ऊपरी सीमा और निचली सीमा। ऊपरी सीमा जिसको बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट, और एक होता है निचली सीमा, निचली सीमा जिसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। क्या होता है ऊपरी सीमा, क्या होता है निचली सीमा? तो मृदा परिच्छेदिका की सबसे ऊपर की जो सीमा होती है वो होती है मृदा की सतह या मृदा सतह, और सबसे निचली सीमा होती है मूल चट्टाने, मूल चट्टाने। कहने का मतलब अगर हम मृदा परिच्छेदिका काटें, सॉइल प्रोफाइल काटें, तो मिट्टी की सतह से काटना शुरू करेंगे और जहां तक चट्टाने ना मिलने लगे, जहां तक मिट्टी ना खत्म हो जाए, वहां तक हम इसको काटेंगे। इसलिए इसकी सबसे ऊपरी सीमा मृदा सतह और सबसे निचली सीमा मूल चट्टान होता है। और इसकी गहराई पर जब बात आ जाए कि इसकी गहराई साहब कितनी होती है, मृदा परिच्छेदिका की साहब हम लोग गहराई कितनी रखते हैं, तो गहराई की बात करते हैं मृदा सतह से लेकर, मतलब जो मृदा सतह है टॉप टू बॉटम, जो मृदा सतह है यहां से लेकर के मूल चट्टान, ये नीचे मूल चट्टान है, मूल चट्टान तक जो माना जाता है इसकी गहराई वो 1.5 से लेकर के 2 मीटर, 1.5 से लेकर के 2 मीटर होती है। और इसको हम औसतन 2 मीटर मान लेते हैं। एग्जैक्ट जो इसकी जो गहराई होती है साहब वो 1.5 से लेकर 2 मीटर होती है। अमूमन हम इसको 2 मीटर मान लेते हैं, 200 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये तो थी मोनोलिथ और मृदा परिच्छेदिका के बारे में एक छोटा सा परिचय था, ये हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि साहब मास्टर होराइजन क्या होते हैं, मास्टर होराइजन क्या होते हैं, या A3 होराइजन क्या होता है, B3 होराइजन क्या होता है। ये ट्रांजिशन होराइजन होते। A3 होराइजन होता है किसके किसके बीच में, तो A और B होराइजन के बीच में, B3 होता है B और C होराइजन के बीच में। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन होराइजन होते, इनको भी अभी हम बात कर लेंगे। पहले आप इतना देख लीजिएगा, इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। आगे की कहानी में हम चर्चा करते हैं मास्टर होराइजन। किसकी हम बात करेंगे, मास्टर होराइजन की बात करेंगे कि मास्टर होराइजन कितने हैं। तो पहले तो हम लोग मास्टर होराइजन की जब हम बात करते हैं तो पहले तो हम लोग 6 पढ़ते थे, परंतु अब मास्टर होराइजन की संख्या 9 हो गई। कौन कौन से 9 बढ़ गए, तो पहले तो हम एक पढ़ते थे ओ होराइजन, दूसरा पढ़ते थे ए होराइजन, तीसरा पढ़ते थे A2 यानी कि ई होराइजन, फिर हम पढ़ते थे वी होराइजन, और पढ़ते थे सी होराइजन, और पढ़ते थे आर होराइजन। यहां तक हम पुरानी किताबों में यही देखेंगे कि जो मास्टर होराइजन हैं वो ये 6 हैं। कितने हैं, 6 हैं। यहां तक हमने देखा। ये पहले, ये क्या था, पहले, ठीक है, पहले। अब क्या है, 3 नए जोड़े गए जिसमें L M W, ये 3 नए जोड़े गए। तो ये क्या है, नवीन, नवीन है। इसका मतलब अब अगर हम बात करें तो टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। मास्टर होराइजन कितने हो गए, 9 हो गए। अब इनका मतलब क्या होता है, सबका अलग अलग मतलब होता है, तो लिख लेते हैं। ओ होराइजन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक होराइजन। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक होराइजन बोलते हैं। ए होराइजन को हम क्या बोलते हैं, मिनरल होराइजन बोलते हैं, मिनरल होराइजन बोलते हैं। सरफेस होराइजन भी इसी को बोलते हैं, लिख चुके हैं, दोबारा लिख लेते हैं। सरफेस होराइजन भी इसी को बोलेंगे। और ई होराइजन को इल्यूविएशन बोलेंगे।
एल्यूविएशन। वी होराइजन को हम सब सरफेस बोलेंगे, सब सरफेस होराइजन बोलेंगे। और सी को हम बोलेंगे पेरेंट मटेरियल। क्या बोलेंगे? पेरेंट मटेरियल बोलेंगे। इनकी सबकी हम हिंदी लिखा चुके हैं, तो अब सोचना कि सर हिंदी नहीं लिखा रहे हैं, ध्यान देना। आर का मतलब वेडरॉक, वेडरॉक्स होता है, और एल का मतलब होता है लिम्निक फैक्टर या लिम्निक मटेरियल। लिम्निक मटेरियल जो नवीन जोड़े गए हैं। डब्ल्यू एम का मतलब होता है सब सॉयल लेयर, सब सॉयल लेयर। और डब्ल्यू का मतलब होता है वाटर लेयर या फ्रोजन लेयर, मतलब जमी हुई बर्फ की जमी हुई लेयर या फ्रोजन लेयर, फ्रोजन लेयर। तो अब अगर टॉप मोस्ट होराइजन की बात करें या मास्टर होराइजन की बात करें, तो वर्तमान में कितने मास्टर होराइजन हैं? 9 मास्टर होराइजन हैं। कितने हैं? 9, जिसमें एल एम डब्ल्यू, ये नए होराइजन जोड़े गए। कौन से? एल एम डब्ल्यू। आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। यहां तक अपने को वार्ता करनी थी, ये लास्ट बिंदु था अपना आज का क्लास का, यहां तक हमने देखा। अब हम थोड़ा सा एक चर्चा और करते हैं, इसी से रिलेटेड है, वो बात कर लेते हैं हम। कौन सी बात करने वाले थे? टॉप सॉइल। टॉप सॉइल मतलब ऊपरी मिट्टी। जो टॉप सॉइल होती है उसकी गहराई कितनी होती है साहब? ये 0 से लेकर के 15 सेंटीमीटर डेप्थ की जो सॉइल होती है उसको हम टॉप सॉइल की संज्ञा में रखते हैं। किसको रखते हैं? टॉप सॉइल की संज्ञा में रखते हैं। 0 से 15 सेंटीमीटर जो गहराई की मिट्टी होती है, और 0 से 15 सेंटीमीटर की जो गहराई की मिट्टी होती है, टॉप सॉइल होती है, कहाँ पाई जाती है? ए होराइजन में साहब पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ए होराइजन में पाई जाती है। ए होराइजन में पाई जाती है। यहां तक बात क्लियर हो गई हमारी कि ए होराइजन में पाई जाती है। दूसरी बात कि मान लो ये कोई 1 हेक्टेयर एरिया है, ये एक हेक्टेयर एरिया है। कितना? एक हेक्टेयर एरिया है, और यहां 0 से 15 सेंटीमीटर गहरी अगर हम मिट्टी काटें, कितनी? 0 से 15 सेंटीमीटर। और एरिया कितना है? 1 हेक्टेयर एरिया है। कितना? 1 हेक्टेयर एरिया है, और इस 1 हेक्टेयर एरिया से 0 से 15 सेंटीमीटर गहरी जो मिट्टी काटेंगे, मिट्टी को काटें, मिट्टी को काटें, फिर इस मिट्टी को शुष्क करेंगे। इस मिट्टी को ओवन, इसको शुष्क करेंगे। किसमें शुष्क करेंगे? ओवन में शुष्क करेंगे। ओवन में तो शुष्क मिट्टी जो बचेगी, जो शुष्क मिट्टी बचेगी, शुष्क जो मिट्टी बचेगी, और वो कितने एरिया की मिट्टी है? 1 हेक्टेयर एरिया की मिट्टी है। जो शुष्क मिट्टी बची है वो 1 हेक्टेयर एरिया की मिट्टी है। कितनी गहरी मिट्टी है? 0 से 15 सेंटीमीटर गहरी मिट्टी है। किस प्रोसेस से आई? मिट्टी को काटा, मिट्टी को काट कर लिखेंगे यहां पर, मिट्टी को काट कर रखना। ठीक है, फिर इसको ओवन में रखना, शुष्क करना। और शुष्क मिट्टी का अगर भार पूछा जाए, अगर भार पूछा जाए, और ये 1 हेक्टेयर की जो मिट्टी है, ये ओवन में ड्राइड मिट्टी है, इसका अगर भार पूछ लिया जाए साहब, तो कितना भार बताओगे? तो 2.25
गुण है 10⁶ kg, जिसको हम क्या कहेंगे, फरोस्लाइस कहेंगे। क्या कहेंगे, फरोस्लाइस, पूर्ण मिट्टी। क्या बोलेंगे, फरोस्लाइस, जिसको बोलते हैं कुंड मिट्टी। क्या बोलेंगे, कुंड मिट्टी। तो फरोस्लाइस का वजन भी क्या आ जाएगा, आपके सामने ये है 2.25 इंटू 10⁶ किलोग्राम। आप ये लिखते होगे, परंतु आप ये नहीं जानते होगे ये आया कैसे। ठीक है, ये सारी कहानी हमने आपको बता दिया कहां से आया। टॉप सॉइल 0 से 15 सेंटीमीटर डेप्थ की मिट्टी होगी, उसको टॉप सॉइल बोलेंगे। और ये होराइजन में देखने को मिलती है। वहां से हम क्या किए, 1 हेक्टेयर जमीन लिए, 0 से 15 सेंटीमीटर मतलब 15 सेंटीमीटर गहरी मिट्टी काट लिए। मिट्टी में नमी होगी तो उस नमी को शुष्क ओवन में शुष्क करेंगे। जो शुष्क मिट्टी बचेगी उसका जो भार आएगा वही फरोस्लाइस कहलाता है। क्या कहलाता है, फरोस्लाइस कहलाता है। आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग पढ़ेंगे मिट्टी के भौतिक गुण, जिसमें हम पढ़ेंगे मिट्टी का रंध्रावकाश, मिट्टी का संरचना, मिट्टी का गठन, मिट्टी का जल, मिट्टी का वायु, मिट्टी का आपका पीएच, ये सब घटनाएं पढ़ेंगे। लगभग समस्त सॉइल साइंस को हम कवर कर चुके होंगे। फिर आपका जो पोर्शन बचेगा न्यूट्रिएंट वगैरह, वो मैं सॉइल साइंस में ही पढ़ा दूंगा, क्योंकि कई बच्चे डिमांड किए हैं कि सर उसको सॉइल साइंस में ही पढ़ा दो। सॉइल साइंस में ही पढ़ा देंगे तो फिर एग्रोनॉमी में उधर नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, एक ही बात रहेगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं सारे चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ऐसे ही आपको हर टॉपिक कवर होंगे। जो भी टॉपिक होगा इतनी आसान भाषा में सब कवर हो जाएगा। बस घबराने की बात नहीं, धैर्य रखने की बात है। आप लोगों के पास धैर्य नहीं है, आप परेशान कर लेते हो। कभी कभी मैसेज पे मैसेज आते रहते हैं कि सर ऐसे कैसे कोर्स पूरा होगा। अरे कोर्स पूरा कराने की जिम्मेदारी संस्थान की, आपकी जिम्मेदारी बस पढ़ने की है। ठीक है, खुश रहो, अच्छे रहो।